है या संविधान होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली a written document in which we find the rules by which a society would function। यानी कि संविधान एक written document है, यानी कि एक लिखा हुआ दस्तावेज है जिसमें क्या लिखा है, जिसमें बेसिकली रूल्स लिखे हैं, वो नियम कानून लिखे हैं जिनके मुताबिक कोई सोसाइटी काम करेगी। जैसे मान लीजिए किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में लिखा है कि इस देश की पूरी ताकत, इस देश की पूरी बागडोर एक राजा के हाथ में रहेगी और वो राजा चाहे कुछ भी कर सकता है और वो जब तक जिंदा है तब तक राजा रहेगा और उसके मरने के बाद उसके बच्चे अगले राजा बनेंगे। अगर किसी देश के संविधान में ऐसा लिखा है तो उस देश में वैसा ही होगा। अगर किसी देश के संविधान में लिखा है कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद वहाँ इलेक्शंस होंगे या चुनाव होंगे और देश का हर आदमी वोट देगा और देश के लोग फैसला करेंगे कि देश की बागडोर किसके हाथ में है, तो अगर संविधान में ऐसा लिखा है तो उस देश में वैसा होगा। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स का कलेक्शन है, ऐसे कानूनों का या रूल्स का कनेक्शन है जिनके मुताबिक वो सोसाइटी या वो देश काम करेगा। अगर मान लीजिए किसी देश के संविधान में लिखा है कि इस देश की औरतें गाड़ी नहीं चला सकती, तो उस देश की औरतें गाड़ी नहीं चला पाएंगी। अगर कोई औरत गाड़ी चलाती है तो उस औरत पे कानून कार्रवाई करी जाएगी, उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले तक सऊदी अरेबिया में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि वहाँ की औरतें गाड़ी नहीं चला सकती हैं। तो और वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि इस देश की औरतें गाड़ी चला सकती हैं, कोई भी काम कर सकती हैं, उन्हें पूरी आज़ादी है, तो उस देश की औरतों को पूरी आज़ादी मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें और क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि किसी भी जो समाज है या सोसाइटी है या जो देश है उसका फंडामेंटल नेचर क्या है, उस देश के लोग सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन वो आदर्श यानी कि वो आइडियल्स रिफ्लेक्ट करता है, वो आदर्श जो कि कोई भी कंट्री अपहोल्ड करता है। अब जैसे कि मान लीजिए पहले के टाइम में अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में स्लेवरी का कल्चर चलता था। वहाँ जो स्लेव्स चाहिए होते थे उसके लिए वो अफ्रीका से लोग लाते थे, उनको स्लेव्स बना के रखते थे। और वहाँ का जो कानून था पहले अमेरिका का, वो कानूनन तौर पे मतलब लीगली वो चीज़ मान्यता मिली थी उसे कानून के तहत कि आप स्लेव्स रख सकते हो। वहाँ पे बाकायदा मार्केट्स लगा करती थी जहाँ पे जाके लोग स्लेव्स को ख़रीदते थे, बेचते थे, बिल्कुल जैसे कि कोई घरेलू सामान हो या कोई जानवर हो। तो वो उनके कानून में लिखा था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे लोगों की सोच बदली, वहाँ सिविल मूवमेंट हुआ, लोगों को एहसास होने लगा कि नहीं यार, हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए, तो वो चीज़ फिर वहाँ के कानून में आई कि नहीं, सब लोग अब बराबर होंगे, चाहे वो वाइट हो चाहे वो ब्लैक हो। तो बेसिकली वो आदर्श जो कि कोई भी देश अपहोल्ड करता है, वहाँ के लोग जिस तरह की सोच रखते हैं, वो सोच या वो आदर्श रिफ्लेक्ट होते हैं उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगला टॉपिक आता है व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत कई वजहों से है। जैसे कि सबसे पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन। यानी कि संविधान बेसिकली ऐसे सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स को बताता है जिन सेट ऑफ रूल्स से देश का हर आदमी एग्री कर सके कि हाँ, देश में ऐसा ही होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन वो आदर्श भी स्थापित करता है या वो आदर्श, वो आइडियल्स भी रखता है जो कि उस कंट्री को अपहोल्ड करना चाहिए। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद दूसरी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान ये डिफाइन करता है कि किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा उसका नेचर क्या है। यानी कि संविधान बताता है कि किसी भी देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो बागडोर है देश की, वो किसके हाथ में रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता सकता है कि देश की बागडोर किसी राजा के हाथ में रहेगी
और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता सकता है कि देश की बागडोर वहाँ के लोगों के हाथ में रहेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों बातें बता सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और भी बता सकता है कि देश की बागडोर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि देश में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा। तो इस वजह से अब एक बहुत ख़ास चीज़ समझने वाली ये है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक ये जो वर्ड है ये बना है दो वर्ड से। पहला वर्ड है डेमो। डेमो का मतलब होता है पब्लिक, और दूसरा वर्ड जो है वो है क्रेसी, और क्रेसी का मतलब होता है राज। तो डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसा समाज या एक ऐसा देश जहाँ पे पब्लिक का राज हो। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अब संविधान क्या बताता है कि देश की बागडोर किसके हाथ में रहेगी, किसी राजा के हाथ में, या एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में, या पब्लिक के हाथ में। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, यानी कि वो देश जहाँ पब्लिक के हाथ में रहेगी बागडोर, ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिन देशों के पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक हों। क्या पता देश के पास संविधान है लेकिन वहाँ पब्लिक का राज नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है कि राजा का राज होगा, या संविधान में लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, बस एक मुट्ठी भर लोगों का राज होगा। तो संविधान जिन देशों के पास है, ठीक, वो हो सकता है वहाँ राजा का राज हो, पब्लिक का राज हो। जिन देशों में पब्लिक का राज है वहाँ ज़रूरी है कि संविधान हो। ठीक है, अब जैसे कि नेपाल का जो पुराना संविधान था, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें लिखा था कि नेपाल की बागडोर वहाँ के राजा और राजघराने के हाथ में होगी। और जाहिर तौर पे ये चीज़ वहाँ की पब्लिक को नहीं पसंद आई। तो वहाँ की पब्लिक ने सालों साल वहाँ एजिटेशन किए, वहाँ आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए सरकार के खिलाफ, और फाइनली वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अमेंड किया गया मतलब थोड़ा सा संशोधन किया गया वहाँ के संविधान में, और ये कहा गया कि अब देश की बागडोर लोगों के हाथ में रहेगी। और साल 2007 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। अब जब यहाँ बात आई संविधान और डेमोक्रेसी की, तो यहाँ कुछ बातें बहुत ख़ास समझने लायक हैं कि डेमोक्रेसी यानी कि जहाँ पे पब्लिक का राज होगा, जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। तो डेमोक्रेसी में जो आम जनता होती है, वी चूज़ आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रूल रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। हम डेमोक्रेसी में एक लीडर चुनते हैं, ठीक है, ऐसे लीडर्स को चुनते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे देश में राज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक आम आदमी है, वो सुबह उठेगा, जाएगा काम पे जाएगा, वो दिन भर काम करेगा, शाम में काम से वापस लौटेगा, खा पी के आराम करेगा। वो काम ही कर पाएगा, वो उस पर इतना टाइम नहीं होगा, वो इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा कि वो देश में क्या हो रहा है वो इस चीज़ का फैसला करे। ठीक है, तो ताकत आम आदमी के हाथ में है, लेकिन आम आदमी लोग अपने लीडर्स को चुनता है कि वो काम कर सकें। However, the leaders might misuse their authority। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिन लीडर्स को आम आदमियों ने चुना है वो अपनी ताकत का बुरा इस्तेमाल करने लगें, गलत इस्तेमाल करने लगें। So the Constitution safeguards us against this by giving fundamental rights to the citizen। तो हमारे चुने हुए लीडर्स हम पे अपनी ताकत का मिसयूज़ ना कर सकें, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, वो बेसिक अधिकार जो कि देश के हर आदमी के पास होंगे, जिससे कि उसके खिलाफ कुछ भी गलत ना किया जा सके। और इसके अलावा in a democracy the majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest। यानी कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, ऐसा हो सकता है कि वो लगातार ऐसे डिसीजंस कराते रहें
जो माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड करते हैं मतलब माइनॉरिटीज़ को इन्वॉल्व नहीं करते हैं या माइनॉरिटीज़ का मत नहीं लेते हैं। अब चलिए आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि स्कूल में गेम्स पीरियड होता है। अब गेम्स पीरियड हुआ, सारे स्टूडेंट्स बाहर आए। अब उस क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स में 40 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। अब उन स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आप क्या खेलना पसंद करोगे, तो 40 लड़के जो हैं उन्होंने कह दिया कि हम क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, और जो 10 लड़कियां हैं उन 10 लड़कियों ने कहा कि हम बास्केटबॉल खेलना पसंद करेंगे। लेकिन अब सिर्फ एक ही खेल खेला जा सकता है, ठीक है। तो जो टीचर है वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग चाहते हैं क्रिकेट खेलना, इस वजह से क्रिकेट खेला जाएगा। तो इससे हुआ क्या, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं उनका फैसला माना गया, लेकिन जो लोग संख्या में कम हैं उनको अभी वो नहीं मिल रहा है जो ये चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ लोगों का राज है, वहाँ लगातार ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनमें माइनॉरिटीज़ शामिल नहीं हो पाते। ये नेचुरल सी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई चाहता है कि इनके साथ बुरा हो, लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ होता चला जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ माइनॉरिटीज़ के मन मुताबिक काम नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए क्या किया जाए। अब वो जो मान लीजिए 10 लड़कियां हैं जो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं, अब क्योंकि डेमोक्रेसी है, सारी मेजॉरिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेल पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि माइनॉरिटीज़ और जो वीकर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। और यहाँ पे अब जब बात आती है डोमिनेशन की, मतलब कुछ ऐसे समाज के वर्ग जिनके इंटरेस्ट या वो जो चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, जब इस मुद्दे की बात करते हैं तो 2 तरह के डोमिनेशन होते हैं। पहला तरह का डोमिनेशन है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। अब इस सिचुएशन में कि 40 लड़के क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, 10 लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाह रही हैं, तो इस चीज़ को अगर देखा जाए कि हमेशा क्रिकेट ही खेला जा रहा है, बास्केटबॉल कभी नहीं खेला जा रहा है, तो इसे कहेंगे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। यानी कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे हावी हो जा रही है, तो दूसरी कम्युनिटी को वो नहीं मिल पा रहा जो वो चाहते हैं, ठीक है। इंटर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे। अब मान लीजिए कि ये जो 40 लड़के हैं, इन 40 लड़कों में 5 लड़के ऐसे उठकर सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हम भी बास्केटबॉल खेलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल पा रही हैं, इनको कभी इनका हक नहीं मिल रहा या फिर वो नहीं मिल रहा जो ये चाहते हैं। तो अगर वो 5 लड़के उठकर सामना करते हैं कि नहीं यार, ये लोग बास्केटबॉल खेलना चाह रहे हैं, चलो एक बार बास्केटबॉल खेल लेते हैं, कभी इनकी भी बात मान ली जाए। इस केस में अगर ऐसा होने लगे कि जो बाकी बचे हुए लड़के हैं वो उन्हीं लड़कों पे डोमिनेट करने लगे या उनको दबाने लगे कि तुम उनकी आवाज़ क्यों उठा रहे हो या फिर तुम्हें क्या मतलब है, और डोमिनेट करने लग जाएं, तो ऐसे डोमिनेशन को इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। मतलब वो कम्युनिटी अपने ही लोगों को जब दबाने लगे तो उसे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहेंगे। तो इंटर कम्युनिटी मतलब इंटर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, और इंट्रा कम्युनिटी मतलब वही कम्युनिटी अपने ही लोगों को जब दबाए। तो 2 तरीके के डोमिनेशंस होते हैं, और इन दोनों के तरीके के डोमिनेशन से ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ गार्ड करता है, यानी कि बचाता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से बचाता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल दैट द पीपल माइट कम टू स्ट्रांगली बिलीव दैट द पार्टी पॉलिटिक्स इज सो मच रबिश दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। कि हो सकता है
कि लोगों को ये महसूस होने लग जाए और लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करने लगे, विश्वास करने लगे कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए जिससे कि वो डिक्टेटर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके या सही कर सके। डेमोक्रेसी में इस क्या होता है, डेमोक्रेसी में अब लोगों का राज है, लोग राज करेंगे, तो होता ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाएंगे और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव में उतरेंगी और जिसको जितनी भी सीट्स मिलेंगी उसके बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाहिर तौर पे मेजॉरिटी नहीं मिल पाई तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलती हैं, गठबंधन करती हैं, तब जाके वो साबित कर पाती हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स आए हैं और इस तरीके से कई पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाती हैं और कई तरह के गठबंधन बन जाते हैं, तब जाके उस देश में कोई सरकार आ पाती है। ये डेमोक्रेसी में होता ही होता है। अब इस पूरे सिस्टम में हो सकता है कि ये जो तमाम पार्टीज़ बने ये आपस में इस तरीके से खेलने लग जाएं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं कि यार ये पार्टी आती है, इस पार्टी के साथ और जो पार्टीज़ का ग्रुप है, जो गठबंधन ये आते हैं तो ये भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते, दूसरी पार्टी हम चुनते हैं ये भी बहुत अच्छा काम नहीं करती हैं। और मान लीजिए उस टाइम पे देश में इतने ज़्यादा लोग हताश हो जाएं कि यार ये पार्टी भी ख़राब है, ये पार्टी भी ख़राब है, ये पार्टी भी ख़राब है, और उसी टाइम कोई एक ऐसा आदमी आ जाता है जिसको देख के लोगों को लगता है कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है और इस आदमी को पूरी ताकत दे देते हैं, राजा बना देते हैं और ये आदमी हर चीज़ सही कर देगा। तो ऐसा हो सकता है कि swept by emotions we may not realize that this goes against our own interests, कि मतलब swept by emotions यानी कि भावनाओं में बह के हो सकता है कि हम महसूस ना करें कि ये हमारे ही खिलाफ हो जाएगा एक लॉन्ग रन में जैसे कि वो आदमी अच्छा है, हमने उसे डिक्टेटर बना तो दिया, लेकिन अब वो कब तक डिक्टेटर रहेगा, वो कभी जाएगा, अगला बंदा आएगा, क्या पता अगला बंदा अच्छा ना हो। और क्योंकि आपने डिक्टेटरशिप बना दी है कि उसी का राज होना है, कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज कर चुके हो, तो दरअसल हुआ क्या, आप फिर से अगेन उसी लेवल पे आ गए कि आपका एक राजा है, आप पे राज कर रहा है। तो जो 200 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, एक आम आदमी को हक दिया गया, आम आदमी को ताकत दी गई, उस लड़ाई का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचा। अगेन हम उसी सिस्टम में आ गए जिस सिस्टम में 400 साल पहले थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से भी बचाता है कि हम नादानी में आके या इमोशंस में बह के अपनी आज़ादी और अपने हक किसी दूसरे आदमी की जेब में ना डाल दें, क्योंकि हर आम आदमी को वो हक देने के लिए 200 साल का स्ट्रगल किया गया है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है, तब जाके हमें फ्रीडम मिला है। ठीक है, बहुत मेहनत करी गई है, सैकड़ों लोगों ने ज़िंदगियां लगाई हैं अपनी, तब जाके हमें आज़ादी मिली, तब जाके आम आदमी को उसका हक मिला है। तो आम आदमी अपना हक फिर से गंवा ना दे। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रो प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, यानी कि संविधान अलाउ नहीं करता है कि उसको आराम से हटाया जा सके, या फिर ऐसे प्रोविजंस जो हैं, ऐसे प्रोविजंस जो कि राइट्स और फ्रीडम गारंटी करते हैं सिटीजन्स के लिए, उन प्रोविजंस को आराम से हटाया नहीं जा सकता है। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से बचाता है कि जितनी मेहनत से पाई हुई आज़ादी हमें मिली है अपनी पिछली जनरेशन से, हम उस आज़ादी को या उस अपने हक को यूं ही अपनी नादानी में गंवा न दें। अब अगला टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रूटल कॉलोनियल ब्रिटिश रूल कन्विंस्ड इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, यानी कि जो लंबा एक्सपीरियंस, जो 200-300 सालों का लंबा एक्सपीरियंस हमने झेला एक ब्रूटल कॉलोनियल ब्रिटिश रूल का, ब्रूटल यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूएल या क्रूरतापूर्ण,
तो हमने एक ब्रूटल कॉलोनियल ब्रिटिश रूल देखा है इतने लंबे टाइम तक, इतना अत्याचार देखा है हमने। तो उसके बाद जो इंडियंस थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो एक चीज़ महसूस कर चुके थे कि जो आज़ाद भारत होगा, फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, कि अब जो आज़ाद भारत होगा वो एक डेमोक्रेसी होगा जहां आम आदमी का राज होगा, where everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government, जहाँ पे हर आदमी को बराबर माना जाएगा, बराबर का दर्जा दिया जाएगा और हर आदमी को अलाउ किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट सिस्टम्स में पार्टिसिपेट कर सके। When India was about to get independence, यानी कि जब भारत आज़ाद होने वाला था, a group of 300 prominent people became members of the Constituent Assembly in 1946। यानी कि जब भारत आज़ाद होने वाला था तो उस टाइम पे 300 प्रोमिनेंट लोग, प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, किसी भी फील्ड में प्रोमिनेंट का मतलब उस फील्ड में एक अच्छा खासे लेवल पे किसी जगह को होल्ड करना, ठीक है। तो 300 प्रोमिनेंट लोग मिलकर उन्होंने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दे मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years। वो अगले 3 साल टाइम पे मिलते रहे टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब ये जो काम था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और 3 साल तक वो टाइम पे मिलते रहे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, ये जो काम था ये काम आसान नहीं था। दिस टास्क वॉज वेरी डिफिकल्ट एज द कंट्री वॉज मेड ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कल्चर्स। कि मतलब ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और मुश्किल क्यों था? क्योंकि हमारे देश में वेरियस कम्युनिटीज़ थी और हर कम्युनिटी की अपनी अलग लैंग्वेज थी, अपना अलग धर्म था, अपना अलग कल्चर था। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी और इतने ज़्यादा तरह की चीज़ें थी हमारे देश में, इतनी लैंग्वेजेस, इतने रिलीजन, इतने कल्चर, और सबके लिए आपको कानून बनाना है। आपको ये देखना है कि कोई कम्युनिटी पीछे ना रह जाए, हर कम्युनिटी को आपको स्टडी करना है। तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इसके बाद कई ऐसे फैक्टर्स थे जो इस ऑलरेडी मुश्किल काम को और भी ज़्यादा मुश्किल बना रहे थे। जैसे कि उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होने वाला था। अब यहाँ एक नया वर्ड आया है, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि नियर फ्यूचर में या भविष्य में, निकट भविष्य में जो होने वाली है, ठीक है, जिसके बारे में श्योर हैं कि ऐसा होना ही होना है आगे आने वाले टाइम में। तो इमिनेंट ये वर्ड का ये मतलब है। तो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन वॉज इमिनेंट, कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होने वाला है, ये डिसाइडेड था। और क्योंकि पार्टीशन के वक्त उस टाइम पे कहा गया था कि जो स्टेट्स चाहते हैं इंडिया में शामिल होना वो इंडिया में शामिल हो जाएंगे, जो स्टेट्स चाहते हैं पाकिस्तान में शामिल होना वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। बांग्लादेश उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये चीज़ इसलिए भी मुश्किल थी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होने वाला था। कौन से लोग इंडिया में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, ये भी श्योर नहीं था। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जो तमाम राजघराने थे, वो भी अनडिसाइडेड थे कि वो फ्यूचर में कौन से देश में जाएंगे। और इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे देश की, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी हमारे देश में। और उस टाइम पे आप ये काम करना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है। विजनरी, ये जो एक वर्ड है, विजनरी का मतलब होता है दूरदृष्टि,
कि मतलब उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी ये देखने की कि जो देश हम बना रहे हैं उस देश में क्या क्या गड़बड़ हो सकती हैं, और उन चीज़ों को पहले से इस तरीके से बनाना कि कोई गड़बड़ ना हो। बहुत ज़्यादा दूरदर्शी सोच के साथ ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था। और ये डॉक्यूमेंट रिस्पेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, कि ये जो डॉक्यूमेंट था ये रिस्पेक्ट करता था डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, कि अलग अलग तरह के लोग हैं पूरे देश के हर कोने में, तो हर किसी की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन साथ ही में प्रिजर्व करेगा। प्रिजर्व करना मतलब बचा के रखना। क्या बचा के रखेगा? नेशनल यूनिटी। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे देश में अलग अलग डाइवर्सिटी, जैसे मान लीजिए कॉलेज खोल लें, तो यूपी में कोई कॉलेज खुलेगा तो यूपी में लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, तो यहाँ के जो टीचर होंगे वो हिंदी ज़्यादा बोलेंगे, यहाँ के पूरा सिस्टम वो है। मान लीजिए तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ का कल्चर अलग है, हर चीज़ अलग है। तो मान लीजिए कॉलेज खोला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अब जब यूपी में कॉलेज खुलेगा तो जाहिर तौर पे यहाँ हिंदी भाषी कॉलेज होगा वो, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी बोलने वाले हैं। तमिलनाडु में कॉलेज खुलेगा वो तमिल भाषी होगा ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ के लोग तमिल बोलने वाले हैं। तो वो रिस्पेक्ट करेगा डाइवर्सिटी को, ठीक है। जो जिस जगह में जो कॉलेज खुलेगा वो उस जगह की जो वहाँ की जो चीज़ें उसको रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वाइल प्रिजर्विंग द नेशनल यूनिटी, कि हम साथ ही साथ में एक देश है उस यूनिटी को भी बरकरार रखेंगे। कि तमिलनाडु में कॉलेज है वो तमिल लैंग्वेज में चलेगा, नो डाउट कि तमिल उसमें ज़्यादा बोली जाएगी, तमिल टीचर्स होंगे बोलेंगे तमिल, लेकिन फिर भी अब क्योंकि ये एक देश है तो हर किसी को अधिकार है कि कोई कहीं भी जा सकता है। तो यूपी का लड़का है, उसने कोई एग्ज़ाम दिया, वो सेलेक्ट हो गया, तो उसे तमिलनाडु का कॉलेज मिला, उसकी जितनी रैंक आई वो तमिलनाडु में जाके आराम से पढ़ सकता है। उसको कोई ये नहीं कहेगा कि यार तुम यूपी के हो, तुम यूपी में जाके पढ़ो, ये तमिलनाडु का कॉलेज है, यहाँ सिर्फ तमिलनाडु के लोग रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि तमिलनाडु का कॉलेज है तो एक डेफिनेट % ऑफ सीट्स तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, लेकिन फिर भी कोई मना नहीं कर सकता, पूरे देश के लोग आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था ये दिखाने के लिए कि जो फैसले लिए गए वो इस तरीके से लिए गए कि डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो, लेकिन साथ ही में नेशनल यूनिटी जो है उसको बचा के रखी जा सके। It was also concerned for eradicating poverty through socio-economic reforms। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा ये एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न था, इराडिकेटिंग पावर्टी। इराडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को धीमे धीमे ख़त्म करना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात से भी कंसर्न था कि जो लोगों की गरीबी है वो धीमे धीमे से कम हो, और किस तरीके से कम हो? सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि टाइम टाइम पे ऐसे रिफॉर्म्स लाते जाएं वहाँ की सरकारें, जिससे कि लोगों को गरीबी से ऊपर निकाला जा सके। अब अगला टॉपिक है स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में इनका क्या सीन, क्या है, सिचुएशन क्या है। The state refers to the political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory, like the Indian state, the Nepali state। तो state basically एक political institution है जो कि represent करता है वहाँ के sovereign people को। sovereign, ये जो word है sovereign का मतलब होता है supreme, कि जहाँ पे अब सॉवरेन पीपल की मतलब वहाँ के लोगों को ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना गया है। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि वहाँ के लोगों को डिस्क्राइब करे, ठीक है, लोगों को रिप्रेजेंट करे, और जो कि एक डेफिनेट टेरिटरी हो जिसकी, उस जगह को स्टेट कहते हैं। जैसे कि द इंडियन स्टेट, भारत देश को क्या कहेंगे? इंडियन स्टेट। नेपाल देश को कहेंगे नेपाली स्टेट। तो स्टेट का मतलब एक डेफिनेट टेरिटरी, कि हाँ इतना हिस्सा ज़मीन का और उस हिस्से में वहाँ के जो लोग हैं। तो ये दो चीज़ें, पीपल एंड टेरिटरी, बनाते हैं स्टेट, ठीक है। और द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड
is responsible for administrating and enforcing laws. तो अब ये तो हुआ है स्टेट, तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट बेसिकली वो लोग हैं या फिर वो कलेक्शन ऑफ पीपल है जिनको लोगों ने चुना है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करें और इन्फोर्स करें कानून को, कानून बनाएं, एडमिनिस्टर करें, कानूनों को इन्फोर्स करें। तो ये स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में ये फ़र्क है। द स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। कि स्टेट, द इंडियन स्टेट यानी कि भारत देश, और गवर्नमेंट मतलब सरकार। तो इंडियन स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं किया जा सकता है। कि जहाँ सरकार वर्ड यूज़ करना है वहाँ सरकार ही होगा, वहाँ आप स्टेट यूज़ नहीं कर सकते, और जहाँ स्टेट का यूज़ होना है वहाँ आप गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हमारा संविधान है, उसके की फीचर्स क्या हैं, मतलब कि ख़ास बातें क्या हैं। तो सबसे पहले जो ख़ास बात आती है वो है फेडरलिज्म। कि हमारा जो संविधान है वो बताता है कि यहाँ पे इस देश में जो सरकार होगी वो फेडरलिज्म के तौर पे काम करेगी। अब ये फेडरलिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सरकार है इसके अलग अलग लेवल्स होंगे, ठीक है। और इंडिया में यहाँ बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं सरकार के, कि जिन लेवल्स पे काम होगा। सबसे पहला लेवल है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल जहाँ देश के जो सेंटर पे बात होगी, मतलब वो पूरे देश को कलेक्टिव तौर पे देखने का काम जिन लोगों पे है, उसे कहेंगे सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और ये काम होता है दिल्ली से। इसके अलावा अब अलग अलग स्टेट्स में स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है। और जैसे यूपी है तो अब यूपी में यूपी के लेवल पे एक सरकार चलेगी, और यूपी की सरकार जो चलेगी वो चलेगी यहाँ लखनऊ से। और इसके अलावा अब ये तो स्टेट लेवल पे हो गया। अब इसके बाद फिर विलेज लेवल पे पंचायती राज। तो जो विलेज लेवल के पे जो काम होंगे या कस्बे के लेवल पे वो पंचायती राज सिस्टम में होंगे। जो थोड़े से और बड़े लेवल पे आएंगे वो स्टेट लेवल पे आएंगे, और जो बड़े लेवल पे आएंगे वो फिर सेंट्रल लेवल पे आएंगे। तो सरकार का जो भी काम है और जो भी पावर्स हैं ये 3 लेवल्स में इस तरीके से बटी होती हैं। There were vast number of communities in India, so the government working in the capital city of New Delhi was not sufficient. कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ थी, इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ कि जो सरकार दिल्ली में बैठ के पूरे देश की तमाम कम्युनिटीज़ के बारे में जान सके, उनका ख्याल रख सके, ये बहुत मुश्किल है। इस वजह से सेंट्रल लेवल पे तो एक सरकार चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरे देशों से डील करना है, यूएनओ से डील करना है, इसके लिए एक सेंट्रल लेवल पे एक सरकार होनी चाहिए। लेकिन अब इतने बड़े देश को अकेले वो सरकार हैंडल नहीं कर सकती, तो अलग अलग स्टेट्स में छोटे छोटे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी चाहिए। अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स वॉज नीडेड while each state enjoys autonomy। अब हर राज्य में अपनी भी एक सरकार होगी, तो वो जो सरकार होगी राज्य की वो ऑटोनॉमी एंजॉय करती है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि उसी के पास पूरी ताकत है, अपनी जो जितने सारे काम कराना है उसको किसी और से पूछने नहीं जाना है, ठीक है, इन सर्टेन इश्यूज़। और ऑटोनॉमी बेसिकली कुछ पर्टिकुलर सर्टेन इश्यूज़ में उनको होती है, कि ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट, कोई राज्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जो नेशनल कंसर्न के जो इश्यूज़ हैं, उन नेशनल कंसर्न के इश्यूज़ में उसे मानना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन उन इश्यूज़ को छोड़ने के बाद, उन इश्यूज़ को साइड में करने के बाद फिर जितने इश्यूज़ हैं उसके लिए उसके पास पूरी ऑटोनॉमी है, उसके पास फिर पूरी ताकत है कि अब वो कुछ भी चाहे वो कर सकती है।
The Constitution lists the issues that each tier of the government can make laws on. कि हमारा Constitution ये बताता है कि जो हर टायर ऑफ गवर्नमेंट है वो किन किन चीज़ों पे कानून बना सकता है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि नेशनल कंसर्न के मुद्दे हैं, वो मुद्दे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है क्या करना है। उन मुद्दों को छोड़कर अब हर स्टेट के जो अलग अलग मुद्दे हैं उसमें पूरी ताकत स्टेट्स को दी गई है कि आपको जैसे फैसले करने हैं आप कर सकते हैं। तो अब ये डिसाइड करना कि कौन से मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, कौन से मुद्दे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, कौन से मुद्दे पंचायती राज के अंडर आएंगे, तो ये जो काम करना भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन से मुद्दे वो होंगे जो कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन से मुद्दों पे काम करेगा, और इन कामों को करने के लिए जो पैसा है, अब हर काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो ये पैसा हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जो है भारत का, ये गारंटी करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब होता है, अडल्ट मतलब वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब कि जितने भी लोग अडल्ट हैं यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उनको वोट करने का अधिकार है। ठीक है, अब क्योंकि सब लोगों को वोट करने का अधिकार है तो हर कोई इस गवर्नमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर बायसेस। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के मतलब इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि पहले के टाइम में जो लोअर कास्ट होती थी वो देश के रूलिंग सिस्टम में कोई भी रोल नहीं अदा करती थी। इस देश की जो औरतें थीं वो भी कोई रोल नहीं अदा करती थी। तो जब आज़ादी मिली तो संविधान जिन लोगों ने बनाया, इन्होंने हर अडल्ट को ये पावर दी कि आप वोट कर सकते हो। उन्होंने हर अडल्ट से ये उम्मीद करी कि हर अडल्ट इस नाते, क्योंकि वो देश की बागडोर में अब सीधा हिस्सा ले सकता है, देश का बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए ये एक आम आदमी डिसाइड करेगा। तो इससे होगा ये कि उसका जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट है ये बनेगा, क्योंकि सदियों से जो आम आदमी है उसको ये फैसला करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसके दिमाग में कभी ये चीज़ चल ही नहीं रही। तो कम से कम उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा तो उसके दिमाग में ये चीज़ चलेगी। और एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर बायसेस, कि मतलब चाहे किसी भी कास्ट के हों, चाहे किसी भी क्लास के हों, चाहे किसी भी जेंडर के हों, आप उन चीज़ों से निकल कर देश में आप एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट में देश के बागडोर किसके हाथ में होगी इस बात का फैसला कर सकते हो। इसके अलावा पीपल हैड अ डायरेक्ट रूल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लोग सीधा उनके पास डायरेक्ट रूल होगा कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे वो ये चुनने का। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस। पहले के टाइम में रूलिंग क्लास ना औरत बन सकती थी ना लोअर क्लास के लोग, सिर्फ क्षत्रिय क्लास के लोग थे जो कि रूलर्स बन सकते थे। लेकिन अब हर सिटीज़न चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड, चाहे किसी भी जेंडर के हों, चाहे किसी भी क्लास के हों, किसी भी कास्ट के हों, वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं और ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ये अकाउंटेबल टू द पीपल होंगे। अब अगला टॉपिक आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जो ताकत है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो सरकार है, ठीक है, अभी तो 3 लेवल्स थे, सेंट्रल लेवल पे होगी, फिर स्टेट लेवल पे होगी, फिर पंचायती राज होगा। ठीक है, अब इसके बाद गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। ठीक है,
कि अब एक अलग नज़रिए से हम चीज़ों को देख रहे हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर रेफर करता है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब जिन लोगों को हम वोट देकर मंत्री बनाएंगे, मंत्रिमंडल में पहुंचाएंगे, एमएलए एमपी बनाएंगे, मतलब जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों से ये पहला ऑर्गन बनता है जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, ठीक है। दूसरा जो ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली वो लोग हैं जिनका काम होता है कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और सरकार चलाना। अब जैसे जो नेता लोग हैं ये क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं कि जैसे इन्होंने कानून बना दिया कि हर आदमी पे आधार कार्ड होना चाहिए, तो दरअसल अब बना तो दिया कानून, लेकिन इनके बोलने से थोड़ी ना आधार कार्ड बन जाएगा सब लोगों का। अब आधार कार्ड बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है, लेजिस्लेचर कानून बनाएगा कि हर आदमी पे आधार कार्ड हो, लेकिन अब मंत्री बैठ के तो आधार कार्ड बनाएंगे नहीं, फ़ोटो तो खींचेंगे नहीं लोगों का। तो ये काम कैसे होगा, ये काम करेंगे एग्जीक्यूटिव्स जो कि ऑफिसर्स हैं। ये अब डिसाइड करेंगे कि हाँ अलग अलग राज्यों में अब काम होगा, अलग अलग गांव के लेवल पे काम होगा, किस तरीके से काम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये जो तमाम फैसले हैं ये होगा कैसे, कानून बन गया, इस कानून को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये काम करते हैं एग्जीक्यूटिव। और इसके बाद जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, वो है जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जो कि अदालतें हैं, और अदालत जो हैं वो भी अलग अलग लेवल पे हैं। जिला लेवल पे अदालत अलग हैं, स्टेट लेवल पे अदालतें अलग हैं, उसके बाद पूरे देश के लेवल पे अलग अदालतें हैं, तो उनके भी लेवल्स हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि पावर्स जो हैं, जो ताकतें हैं, वो एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट पे ना चली जाए ज़्यादा। उन्होंने पावर्स को सेपरेट रखा। पहले तो गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर पंचायती लेवल, उसके बाद और गवर्नमेंट के भी रूल्स बनाने वाले अलग हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले अलग हैं, और अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो फिर उस गड़बड़ी का सल्यूशन देने के लिए अदालतों का सिस्टम भी अलग है, और अदालतें भी फिर अलग अलग लेवल पे हैं, चाहे वो जिला लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, पूरे नेशन के लेवल पे हो। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स किए गए। ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, कि ये जो तमाम ऑर्गन्स हैं इन सब की अलग अलग ताकतें हैं, ठीक है। ये ऑर्गन सिर्फ लॉ बनाता है, ये ऑर्गन लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है, ये ऑर्गन जो है ये सही गलत का पूरा फैसला करते हैं ये लोग। तो अलग अलग पावर्स अलग अलग लोग एक्सरसाइज करते हैं। और ख़ास बात क्या है, ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि हर जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन्स पे चेक रखता है कि ये गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। इसी वजह से जो पावर का जो बैलेंस है ये बना रहता है, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ है दुनिया में से कई सारे देश हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ बनाया गया था, अच्छी सोच के साथ बनाया गया था, लेकिन वहां के लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को हाईजैक कर लिया। जैसे कि अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके कानूनों का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया कि अब वही कुछ सेट ऑफ पीपल हैं जो कि वहाँ का जुडिशियरी भी संभालते हैं, वही सेट ऑफ पीपल कानून भी बनाते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें कई बार इस तरीके से हो जाती हैं कि अगर कुछ लोग चाहें तो कानून भी बना देते हैं, उसको पास भी करवा देते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट भी करवा देंगे, जवाबदेही भी बस उन्हीं की होगी। वहाँ के कोर्ट्स भी कुछ नहीं कहते उनको ज़्यादा, क्योंकि वो कोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं उनका अच्छा खासा प्रभाव है, इफ़ेक्ट है। तो ये चीज़, इस तरह की चीज़ें इंडिया में ना हो, इस वजह से बहुत ख़ास ध्यान रखा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। और ये बहुत अच्छी बात है कि, और इसी वजह से जो हमारा देश है आज़ादी के इतने साल बाद तक भी अभी भी ऐसा नहीं हो पाया है कि कोई सेट ऑफ पीपल हमारे देश को पूरी तरीके से हाईजैक कर लें।
ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे इतने अलग अलग लेवल्स में चीज़ें हैं कि ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब अगला सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स, जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि वो बेसिक अधिकार जो कि संविधान ने देश के हर सिटीज़न को या हर नागरिक को दे के रखे हैं कि ये अधिकार और ये हक तो हर इंसान के पास हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, और इन अधिकारों को कोई भी उससे छीन नहीं सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं और इस वजह से दिस सेक्शन इज रेफर्ड टू एज कॉन्शियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्शियस है ये वो है जो बेसिक जो एसेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन राइट्स दैट वुड गार्ड पीपल अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब ये एक सेट ऑफ रिटन राइट्स हैं, लिखे हुए अधिकार हैं जो कि लोगों को बचाएंगे अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, कि अगर आज़ाद भारत में जो स्टेट है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ जो लोग हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सकें आम लोगों के खिलाफ। कि मान लीजिए किसी नेता ने कुछ गड़बड़ कर दिया और लोग जब आंदोलन कर रहे हैं तो नेता पुलिस वालों को भी इन्फ्लुएंस करके रखे, कुछ भी उल्टा सीधा करवा दे और कोई उस पर केस करे तो उस नेता की अदालतों के साथ भी इतनी साठ गांठ होगी, वो भी वहाँ से भी बच जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये रिटन राइट्स हैं कि अगर स्टेट पावर में कोई भी या कोई भी मान लीजिए ऐसे मंत्रिमंडल बन जाएं जो इस तरीके के कानून लाने लग जाएं कि लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो ये वो सेट ऑफ रिटन राइट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में या आज़ाद भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट पावर ऐसा कुछ गलत कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स किसके खिलाफ, अगेंस्ट द स्टेट, कि उस देश के खिलाफ ही, वो देश भी उन लोगों के अधिकार नहीं छीन सकता है। और इसके अलावा जो अदर इंडिविजुअल्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, मतलब किसी भी आदमी को दूसरे आदमियों से भी ये फंडामेंटल राइट्स उसे बचाएंगे और देश की सरकार से भी बचाएंगे इन केस सरकार कुछ ऐसा करने लग जाए, मिसयूज ऑफ पावर। इट ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजॉरिटी, कि जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया कि माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि कई बार उनके इंटरेस्ट के खिलाफ चीज़ें होने लग जाती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजॉरिटीज़। ईच सिटीज़न कैन क्लेम दीज राइट्स। कोई भी नागरिक इन राइट्स पे क्लेम कर सकता है कि हाँ ये मेरे अधिकार हैं। एंड इट बाइंड्स अप ऑन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हर अथॉरिटी को बाइंड अप करते हैं जिस अथॉरिटी के पास लॉज बनाने की ताकत है। कोई भी ऑफिस हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, कुछ भी, कोई भी ऐसी संस्था जो कि कानून बना सकती है, हर संस्था पे ये फंडामेंटल राइट्स लगते हैं कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो कि किसी आदमी के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। अब चलिए बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब सब बराबर हैं, ठीक है, सब बराबर हैं। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। सबसे पहले तो हर आदमी को वोटिंग का अधिकार एक मिला है, चाहे कितना भी अमीर आदमी हो वो भी एक ही वोट कर सकता है, चाहे गरीब आदमी हो वो भी एक वोट कर सकता है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो। किसी की फंडामेंटल राइट्स अगर छीने गए हैं, उनके खिलाफ काम हुआ है, तो उस देश की जो जुडिशरी है वो उसके खिलाफ, मतलब उस अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन लेगी और आम आदमी को बचाएगी कि उसके फंडामेंटल राइट्स कोई ना छीन सके। तो ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वलिटी। और इसके अलावा नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। पहले के टाइम में जिस तरीके से था कि
लोअर कास्ट के लोगों को फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कराई जाती थी। मान लीजिए हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कहा दिए, कोई भी कह सकता था कि लोअर कास्ट के लोग हैं, हम इलाज नहीं करेंगे, और उस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं थी। औरतों के बारे में भी ये था, औरतों पे भी ज़्यादा राइट्स नहीं थे। तो इस नए आज़ाद भारत में नो सिटीज़न कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि आप किसी भी नागरिक से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, भले ही चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे जेंडर के बेसिस पे हो। इसके अलावा एवरीवन हैज़ द एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, कि जितने भी लोग हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो तमाम पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड्स हों, चाहे होटल्स हों, चाहे शॉप्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों। जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें कोई भी जा सकता है, किसी को भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप इस रिलीजन के हो, आप नहीं आ सकते, आप इस जेंडर के हो, इस कास्ट के हो। पब्लिक प्लेसेस पूरी पब्लिक के लिए ओपन है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जब नौकरी देने की बात हो या एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो जो स्टेट है, जो सरकार है, वो किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, कि जब नौकरियां आएंगी तो जो भी काबिल लोग होंगे उनको नौकरियां मिलेंगी। जो स्टेट है वो ऐसा नहीं कह सकते कि इस कास्ट के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, या इस रिलीजन के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, या इस स्टेट के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी हो, नौकरियां सबके लिए रहेंगी। अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश्ड बाय द लॉ। अनटचेबिलिटी मतलब जिसको पहले के टाइम में कहा जाता था छुआछूत, कि लोअर कास्ट के लोगों को अछूत माना जाता था, उनको छुआ नहीं जाता था। कहा जाता था, अपर कास्ट के लोग कहते थे कि हम गंदे हो जाएंगे इनको छू के, तो उन लोग को दूर रखा जाता था, इनको घरों में नहीं घुसने देते थे, गाँव में नहीं घुसने देते थे, इनको बहुत बुरा मानते थे। तो अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश्ड। एबॉलिश का मतलब होता है किसी कानून को ख़त्म करना, तो एबॉलिश कर दिया गया अनटचेबिलिटी को, कि आज से कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा, मतलब ये छुआछूत नहीं करेगा, और अगर कोई करता है तो कानूनन तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब अगला राइट है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि आज़ादी। अब किस चीज़ की आज़ादी? इट इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इसका ये मतलब कि जो भी उसके थॉट हैं, जो उसके विचार हैं, वो उन विचारों को रख सकता है और वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है जो भी उसके दिल में हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, वो हेट स्पीच में आ जाता है कि आप ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते जो नफ़रत फैलाएं। लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी बोल सकते हो, आप पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पहले के टाइम में जैसे लोअर कास्ट के लोग आवाज़ नहीं उठा सकते थे, अपनी बात नहीं बोल सकते थे, औरतों के साथ भी इसी तरीके से व्यवहार किया जाता था। तो फिर आज़ादी के बाद इस आज़ाद भारत में सब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी, आप बात कह सकते हो। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, इसके बाद आप पे आज़ादी है कि आप एसोसिएशंस बना सकते हो, जैसे कि लेबर यूनियन है। आप चाहे धर्म के हिसाब से एक एसोसिएशन बना सकते हो, कास्ट के हिसाब से बना सकते हो, आप बेसिकली एसोसिएशंस बना सकते हो किसी भी फॉर्म में, वो आपका अधिकार है। इसके अलावा द राइट टू मूव फ्रीली। पहले के टाइम में आप एक गांव से दूसरे गांव में जाओ तो उस नए गांव के लोग शायद आपको जल्दी एडजस्ट ना करें, जल्दी आपको अपने सिस्टम में ना लें, और इस तरह की चीज़ें थी कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाओ तो शायद आपका वेलकम ना किया जाए, आपको कहा जाए कि आप वापस चले जाओ। तो इस नए आज़ाद भारत में हर आदमी को ये अधिकार था कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह लोग क्यों जाते हैं? बेहतर हालात मिलें, बेहतर ज़िंदगी मिले, इसके लिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ की खातिर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पूरे देश भर में ये उनको अधिकार मिला, और दे कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। वो किसी भी देश के देश के किसी भी हिस्से में वो रह भी सकते हैं, ये भी उनका अधिकार है। कोई उनसे कह नहीं सकता कि तुम यहाँ से आए थे, तुम वापस चले जाओ, तुम यहाँ रह नहीं सकते। पहले के टाइम में ऐसा हो जाता था। इसके अलावा द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अब ये भी बड़ी ख़ास बात है। पहले के टाइम में जो लोग थे
वो बाउंड होते थे अपना प्रोफेशन कंटिन्यू रखने के लिए, कि मतलब चाहे अपर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के हों, आप जिस कास्ट में पैदा हो गए फिर आपको वही काम करना है, ठीक है। अगर आप क्षत्रिय के घर में पैदा हो गए तो आप आर्मी में ही जाओगे। आप अगर किसी कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपको कुम्हार ही बनना है। आप अगर किसी के ऐसे घर में पैदा हो गए जहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, तो आप चाहे आपके दिल में चाहे जितने भी सपने हों, डज़न्ट मैटर, आपको नालियाँ ही साफ़ करनी है, क्योंकि आप उस परिवार में पैदा हो गए। पहले ये सिस्टम था। तो आज़ाद भारत में ये राइट दिया गया लोगों को कि आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो जैसा आपका मन है। आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। कोई आपको कह नहीं सकता कि आप इस परिवार में पैदा हुए तो आपको ऐसा करना है, नहीं करोगे तो हम गांव से निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा अब नहीं चलेगा। अगला राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी का शोषण करना, ठीक है। तो जैसे पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो लोअर क्लास के लोग हैं उनका शोषण ही एक तरीके से किया जाता था कि उनको दिन भर काम करा रहे हो आप और बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, थोड़ा बहुत उनको बस थोड़ा अनाज दे रहे हो कि बस खा पी लें, ज़िंदा रह लें। तो पहले के टाइम में जो लेबर मजदूर होते थे उनको उनकी मेहनत के मुताबिक प्रॉपर पैसा नहीं मिलता था, प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती थी। तो इसको कहते हैं शोषण, कि कम से कम आप किसी से काम करा रहे हो, आप किसी की फैसिलिटी सर्विसेज ले रहे हो, तो कम से कम उतना आउटपुट उसे दो। अगर आप नहीं देते तो इसे शोषण कहेंगे। ये एक एग्जाम्पल है शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स मतलब एक तरीके से कम करने की कोशिश करता है या रोकने की कोशिश करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स्ड लेबर को और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इंसानों को कहीं किसी जगह से पकड़ लेना, किसी दूसरी जगह में जाके वहाँ से उनसे काम करवाना, इस चीज़ को कहेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसके अलावा फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी। पहले के टाइम में ये होता था कि लोगों को पकड़ लिया जाता था, उनसे फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा है कि आपको काम करना ही करना, आप कहीं जा नहीं सकते, आप हमारे एक तरीके से स्लेव हो गए हो, हमारे नौकर हो गए हो एक तरीके से ज़िंदगी भर के लिए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। पहले के टाइम में छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि 14 साल की उम्र से कम बच्चों से अब काम नहीं कराया जा सकता है। अगला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म को फॉलो करने की आज़ादी। कोई आदमी किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपना धर्म छोड़े, कोई और धर्म अपनाए। हर आदमी को पूरा अधिकार है कि वो जो मन में आए उस धर्म को फॉलो कर सकता है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस करना मतलब किसी भी धर्म को फॉलो करना। प्रोफेस मतलब किसी धर्म को बताना, ठीक है, किसी धर्म के अनुयायी बन के उस चीज़ को लोगों को बताना। इसके बाद प्रोपोगेट कि मतलब जैसे प्रोपोगेट करना धर्म को, कि मतलब जैसे साधु संत हो जाते हैं, तो साधु संत हैं वो बैठ के कथा पाठ करते हैं और ये गीता पाठ करते हैं, ये सब लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं। तो इसको कहते हैं प्रोफेस करना, प्रोपोगेट करना किसी भी रिलीजन को। तो किसी भी रिलीजन के लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। वो धर्म सभाएं कर सकते हैं, धर्म के बारे में लोगों से बात कर सकते हैं, उस चीज़ों को किसी भी तरह के बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अगला राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब इसके अंदर ऑल माइनॉरिटीज़, जो लोग संख्या में कम हैं, ऑल रिलीजन्स जो धर्म है, और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है किसी लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ऑल माइनॉरिटीज़, रिलीजन्स और लिंग्विस्टिक्स कैन सेट अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, कि किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप, रिलीजन ग्रुप या लिंग्विस्टिक ग्रुप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बना सकता है जिससे कि वो प्रिजर्व कर सकें और डेवलप कर सकें अपना कल्चर। अब मान लीजिए कि कोई छोटा सा माइनॉरिटी ग्रुप है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पारसीज़ का एक माइनॉरिटी ग्रुप है। अब जो पारसी हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, गिने चुने संख्या में। वो अगर ये चाहें कि जो हमारे बच्चे हों वो भी पारसी वैल्यूज़ उनमें हों, इस वजह से चलो एक काम करते हैं कि हम सब लोग अपना एक स्कूल बनाते हैं जहाँ पे बाकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा पारसी वैल्यूज़ भी सिखाई जाएंगी, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, वैसे भी हम संख्या में बहुत कम हैं, जिससे हमारे बच्चे हैं उनके अंदर भी वो धर्म की चीज़ें आएँ, तो हम जो पारसी जो कल्चर है वो बढ़ता रहे, आगे फलता रहे। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल भेज दिया, इधर उधर भेज दिया, तो वो पारसी रिलीजन या पारसी हमारे थिंकिंग थॉट एब्जॉर्ब ना कर पाएँ ज़्यादा, और कुछ जनरेशन्स के बाद ऐसे हो जाए पारसी कि बस कहने के पारसी उनके वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसलिए चलो एक स्कूल बनाते हैं जब पारसी एजुकेशन भी दी जाएगी बाकी एजुकेशन के साथ। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो ये हक मिला लोगों को, तमाम माइनॉरिटीज़ को, तमाम रिलीजन्स को, तमाम लैंग्वेज ग्रुप्स को, क्योंकि 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस थी। तो ऐसे बहुत लैंग्वेजेस थी जो कि बहुत कम लोग बोला करते थे। उनको भी डर था कि यार हमारी लैंग्वेज बहुत कम लोग बोलते हैं, हम लोग अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में भेज दिए, वो किसी और भाषा में बात करेंगे तो वो उस भाषा के बोलने वाले हो जाएंगे, और धीमे धीमे कुछ पीढ़ियों के दौरान फिर हमारी भाषा खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोग भी चाहेंगे कि उनकी भाषा में कोई स्कूल हो जहाँ पूरी पढ़ाई हो लेकिन हमारी भाषा में। तो ये तमाम राइट्स मिले लोगों को। अब अगला फंडामेंटल राइट है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज या किसी चीज़ का सोल्यूशन। तो this allows citizens to move to the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। कि मतलब कोई भी नागरिक कोर्ट में जा सकते हैं, अदालत में अपील कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, भले ही स्टेट ने वायलेट किया है या तो फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल ने वायलेट किया है। अगर उन्हें लगता है उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं कहीं पे भी, तो वो अदालत में जा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। अब अगला सेक्शन आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये एक सेक्शन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। This section was designed by the members of Constituent Assembly to integrate social and economic reforms। कि मतलब सरकार जो होगी उसे टाइम पे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। वो चाहे डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करे पर उसे साथ साथ में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। क्यों? टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। जिससे कि क्योंकि आज़ादी के टाइम पे, उस टाइम पे भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी थी और इंडिया का जो वो प्रोडक्शन स्केल था फूड ग्रेन्स का वो भी इतना कम था कि हमें अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था। और इसके अलावा हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे एजुकेशन हो, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात थे। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो ये कहा गया कि आप हमेशा ऐसे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते रहोगे और ऐसे लॉज और पॉलिसीज़ बनाओगे जिससे कि जो गरीबी है वो कम हो। ऐसा नहीं होगा कि सरकार बनी और सरकार सिर्फ कुछ अमीर लोगों के मन मुताबिक काम कर रही है, उसे गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा। अब अगला टॉपिक है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? सेक्युलरिज्म का ये मतलब होता है अगर कोई देश सेक्युलर है उसका ये मतलब होता है कि द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। यानी कि कोई जो सेक्युलर देश होगा वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ये नहीं कहेगा कि ये हमारा स्टेट का धर्म है। जो सेक्युलर स्टेट होता है वो कहता है कि मेरे लिए सारे रिलीजन्स बराबर हैं, देश का कोई एज सच कोई धर्म नहीं होता। तो ये जो फिलॉसफी है इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म।
और इस पे हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 2 में। अब आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू एडहेयर टू, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है, बहुत ही खास रोल प्ले करता है। किस चीज़ के लिए? वो आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो कि जिन आइडियाज़ से सारे सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एडहियर करें मतलब उस चीज़ से कह लीजिए कि राज़ी हों, और इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। और सिर्फ आम लोग नहीं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों वो लोग भी उन आइडियल्स के साथ अडहेयर करें, ठीक है, वो भी राज़ी हों, सब लोग एक कॉमन गोल से चलें। ये बहुत एक क्रूशल रोल प्ले करता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।